मैं आपको चैलेंज करता हूं, चुनाव आयोग को चैलेंज करता हूं कि पूरी दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने दावा किया है कि ईवीएम हैक हो सकती है और ईवीएम हैक हो जाएगी। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैकेबल होती है, ऐसा नहीं है कि अनहैकेबल नहीं है। और अगर सुप्रीम कोर्ट या अगर चुनाव आयोग ये कहता है कि इसमें नहीं है, टैंपरिंग नहीं हो सकती, तो हम चैलेंज करते हैं चुनाव आयोग को कि आप अपनी 50 मशीनें हमें दीजिए, सिर्फ 2 दिन के लिए दीजिए, तीसरे दिन हम उन्हें हैक करके दिखा देंगे। तीसरी बात, चुनाव आयोग को हर चीज पे इतना आंख बंद करके भरोसा जो हो रहा है वो एक संदेह पैदा करता है कि कहीं चुनाव आयोग किसी दबाव में तो नहीं है कि इलेक्शन का आने की वजह से। देखिए, ईवीएम से दिक्कत सबसे बड़ी बात यह है कि ईवीएम में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अब आप ये देखिए कि भारत के अंदर हर चीज़ की एक संवैधानिक प्रक्रिया है। अब जैसे कि इन्होंने डिमोनेटाइजेशन किया था, यानी नोटबंदी की थी, वो भी बिना पार्लियामेंट को में कोई बिल पास किए हुए की गई थी। उसी प्रकार जैसे ईवीएम है, ईवीएम को अगर इन्हें पहली बात अगर इन्हें लाना था तो उसका कम से कम पार्लियामेंट की सहमति लाकर तब ये ईवीएम को लाते। दूसरी बात ये कि ईवीएम 100% हाईजैक हो सकती है। आप ये देखिए कि ईवीएम को ऑपरेट सिर्फ और सिर्फ शिक्षित और एजुकेटेड पर्सन ही कर सकता है, और भारत की 80% से ज़्यादा जो आबादी है वो गांव में रहती है, और ईवीएम के अंदर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और जब से ईवीएम आई है तो एक विशेष वर्ग और एक विशेष विचारधारा की सरकारें जो है पहले ही बता देती हैं कि इतनी हमें इतनी सीटें यहाँ मिलेंगी, इतनी सीटें वहाँ मिलेंगी, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए जो है ऑब्जेक्शनेबल है। इसी वजह से हमने ईवीएम का विरोध किया हुआ है। देखिए, चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट अगर नहीं मानता तो इसका मतलब ये नहीं है कि भारत के अंदर चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है। भारत के अंदर चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट मात्र कुछ ब्रांचेज हैं संविधान की। इस भारत के अंदर संविधान सुप्रीम है, इस बात के अंदर पार्लियामेंट सुप्रीम है, और इस पार्लियामेंट की जो शक्ति है वो जनता से आती है, और जनता जो है ये चाहती है कि उसे पता लगे कि जब वो वोट के अधिकार की बात करती है तो उसका वोट कहाँ जा रहा है, और ये लोग जो है मशीनों को हाईजैक ना कर पाए। तो इसका मतलब अगर चुनाव आयोग आज ये बोलता है कि ईवीएम से जो चुनाव है वो फेयर होता है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं हो सकती, तो इसका मतलब ये कि जब बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा था उसमें गड़बड़ हो रही थी, और गड़बड़ हो रही थी तो इसका मतलब ये कि चुनाव आयोग उस वक्त गलत था। अगर चुनाव आयोग अपने आप को सही मानता है कि ईवीएम से ट्रांसपेरेंसी और इससे एक्यूरेसी आ रही है, तो इसका मतलब जो 1950 से लेके 2007-8 तक की जितनी भी सरकारें हैं वो गैर संवैधानिक, गैर वैधानिक थी। तो अगर चुनाव आयोग इस बारे में अपना मत स्पष्ट करे कि जी पहले जो था वो पहले चुनाव जो है इलेक्शन हाईजैक करके होता था और अब नहीं होता, तो चुनाव आयोग अगर इस डाटा को सामने लाए तो बेहतर होगा, और हम भी समझ सकेंगे कि ईवीएम बेहतर है, बैलेट पेपर बेहतर है। 4 राज्यों में चुनाव हुए और वहाँ जो चुनाव इन्होंने डिक्लेयर किया उसके हिसाब से ही उसका रिजल्ट आया। तो चुनाव आयोग जब भी बोलता है, जो भी बोलता है कि अनहैकेबल है, बिल्कुल गलत बोलता है। चुनाव आयोग जो है अपनी छवि को इस मामले में ये कहकर कि हैक नहीं हो सकती बिल्कुल खराब कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि हार की बौखलाहट होती है विपक्षियों की। देखिए, हार की बौखलाहट इन्हें लगता है कि हार की बौखलाहट होती है विपक्षियों की, तो हम चैलेंज कर रहे हैं ना, आप बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए, आप चाहे ग्राम पंचायत का करा लीजिए, लोकसभा का करा लीजिए। अब ये कहते हैं कि चुनाव आयोग कहता है कि ईवीएम से हम जल्दी जो है वो रिजल्ट डिक्लेयर कर देते हैं। अरे भाई, भारत की पूरी जनगणना जो है 21 दिन में हो जाती है और हम तैयार हैं। तुम अपने बैलेट पेपर या तो बैलेट मशीन जैसी चुनाव खत्म हो उसी वक्त 5 या 6 बजे आप उसको डिक्लेयर कर दे तो हम माने कि हाँ ठीक है, जल्दी होती है। परंतु आज ये देखिए कि बैलेट पेपर से और चुनाव जो ईवीएम मशीन है, इन दोनों से जो वोटों की काउंटिंग होती है वो सेम समय में होती है, बल्कि बैलेट पेपर से गिनती जल्दी हो जाती थी। लेकिन चुनाव ईवीएम का जो विरोध कर रहे हैं वो सिर्फ बहुजन कर रहे हैं, दलित कर रहे हैं, अपर कास्ट के लोग इसका विरोध नहीं कर रहे हैं ईवीएम का। देखिए, वो एक्चुअली शेर का भाई बघेरा, एक कुद्दनो दूसरा तेहरा। अब अपर कास्ट इस वजह से, अपर कास्ट की बात नहीं है, कुछ जो सत्ता से जुड़े हुए जो लोग हैं वही इसका जो है समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस बार जो है हम सरकार में आएंगे, अगली बार आप सरकार में आना, नूरा कुश्ती। अब ये देखिए, कांग्रेस जो है ईवीएम के मामले में बिल्कुल चुप है, वो सारे आरोप लगाती है परंतु उसे चुप है, क्योंकि उसे पता है कि अगर भाजपा जाएगी तो कांग्रेस आएगी, कांग्रेस जाएगी तो भाजपा आएगी। तो ये इसी कुश्ती में, जो इसी नूरा कुश्ती में बड़े खुश है। परंतु कहीं से कहीं तक भी अभी देखिए चुनाव आ रहे हैं, इंडिया गठबंधन की बात चल रही है, जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने खड़गे साहब को एक शेड्यूल कास्ट उम्मीदवार का चेहरा बना दिया। परंतु क्यों कांग्रेस डर रही थी कि कहीं बहन कुमारी मायावती जी को अगर हम प्रधानमंत्री पद का दावेदार बना दें तो उससे क्या नुकसान होगा कांग्रेस को। उसको कांग्रेस से कुछ नुकसान नहीं होना था, उस बल्कि फायदा होना था। तो जब आप ये पूछते हैं कि जो एक कुछ सत्ता पक्ष के लोग, तो जो हम साफ
राम काशीराम को मानने वाले लोग हैं, हम ये कहते हैं कि एक हरा नाग है, एक काला नाग है, एक हरी घास में काला नाग, एक हरी घास में सफ़ेद नाग, वो हरी घास में हरा नाग। तो ये जो है ये सत्ता की नूरा कुश्ती है, और ये सत्ता के लोग कभी भी ईवीएम का विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर भाजपा की सरकार जाएगी तो कांग्रेस की आएगी। लेकिन सर हमारे देश में हजारों पार्टियां, उनके हजारों नेता हैं, वो सड़क पर क्यों नहीं आते ईवीएम को लेकर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस बात के अंदर सबसे पहले अगर किसी राष्ट्रीय पार्टी ने ईवीएम का विरोध किया था तो बहुजन समाज पार्टी थी। आपको ये बता दूं कि सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी, उस पुरजोर विरोध किया था। तो उस वक्त जो ये विरोधी लोग हैं, जो विरोधी पक्ष के लोग हैं, वो कहते थे कि हमारा वोट बैंक कम हो रहा है और हम इधर उधर की बातें कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं था। और आज जब आप कहते हो कि हजारों संगठन है, तो हजारों संगठनों में से लगभग 900 के आसपास के संगठन जो है सत्ता पक्ष से पैदा हुए संगठन हैं, जिनका जो एकमात्र काम है भारत के अंदर सत्ता को बनाना, इनकी सत्ता बनाए रखना, और किसी भी प्रकार से तीसरा वर्ग, तीसरा फ्रंट, थर्ड फ्रंट बहुजन की कोई सरकार ना बना ले, उनका विरोध करना है। और आदमी का जो एक वोट का जब सिद्धांत की जो बात हुई, जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट चल रही थी, तो बाबा साहब ने पुरजोर वन वोट वन मैन का जो है, वन वोट वन राइट का जो कॉन्सेप्ट रखा था, और सभी की वोट का इक्वल भार या इक्वल वेटेज रहा। तो आम जनता का जो सत्ता से बिल्कुल डायरेक्ट जुड़ाव है, क्योंकि जो सत्ता है, सरकार है, वो आम जनता के फेवर में और डिसफेवर में जो है पॉलिसीज़ बनाती है। और जो वर्ग ये सोचता है कि उसके वोट से कुछ नहीं होगा, वो वर्ग पिछड़ा हुआ है और उसके अपनी वोट का अधिकार समझना पड़ेगा। लेकिन इस बार जो मोर्चा खोला हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, हाई कोर्ट के वकील हैं, तो आम जनता कैसे जुड़ेगी आपके साथ? देखिए, मैं आपके चैनल से बिल्कुल एक बात कहता हूं कि हम जो एडवोकेट्स हैं, जिन्होंने ईवीएम के खिलाफ जो मोर्चा खोला हुआ, वो इस वजह से खोला हुआ है क्योंकि हम कानून के जानकार हैं, हम संविधान के जानकार हैं। पुलिस हमारे ऊपर जो है अत्याचार करेगी तो हम उसका जवाब जो है लोकतांत्रिक और संवैधानिक कानूनी तरीके से हम दे सकते हैं, परंतु आम जनता के खिलाफ पुलिस का जो रवैया होता है वो नकारात्मक होता है। आप ये देखिए कि 2 अप्रैल का जो आंदोलन हुआ था, हमारे सैकड़ों हजारों लोगों पर पुलिस ने अत्याचार किए, और अभी भी कुछ मुकदमे जो हैं वो पेंडिंग है। तो हमारे जो लोग हैं, उन्हें अगर कोई भी आंदोलन करना है, वो हमारे जितने भी एडवोकेट्स हैं जो ईवीएम हटाओ आंदोलन के साथ हैं, ईवीएम हटाओ देश बचाओ आंदोलन के साथ है, वो सभी के सभी जब भी कोई धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो उन्हें अपने साथ किसी कानूनी एक्सपर्ट को लेना जरूरी है, या उनसे सलाह लेकर काम करना जरूरी है। क्योंकि पुलिस जो यहाँ पर हमारे लोगों को, जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को झूठे मुकदमे में फंसा सकती है, जैसा कि अभी भी नॉर्थ ईस्ट में कई लोग ऐसे हैं, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी ये कहा था कि कई लोग जेल में सड़ रहे हैं। तो हमारे लोगों को तो बकरी चोरी के आरोप में कई साल ये जेल में रख देते हैं। तो जब आंदोलन की बात है तो उन्हें हमारे साथ जुड़कर आंदोलन करना होगा, और हम उनके साथ जुड़े हुए हैं, तभी भारत के अंदर बदलाव संभव है, अदरवाइज कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा, वकील सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं आजकल, वो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में याचिका दायर क्यों नहीं कर रहे हैं इस चीज को लेकर? देखिए, कुछ जो एडवोकेट्स हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में भी पिटीशन फाइल की है, परंतु कुछ लोग अपने राजनीतिक समीकरण बनाने के लिए भी सड़कों पर है। और इसके अलावा मैं बता दूं कि जो सड़कों की लड़ाई है, उससे ज़्यादा जो मजबूत लड़ाई है वो हमारी सदन की, सत्ता की, पार्लियामेंट की, सुप्रीम कोर्ट की, और हर जिले में आंदोलन की लड़ाई है। अब आप ये कहेंगे कि आंदोलन तो आप भी कर रहे हैं, बिल्कुल मैं कर रहा हूँ, क्योंकि जब हमारा जहाँ समाज हमें आवाज़ देगा, जिस समाज की हमें आवाज़ उठानी है, हम उनके साथ सड़कों में भी रहेंगे, कोर्ट में भी रहेंगे, थाने में भी रहेंगे, सब जगह रहेंगे। हम अपने समाज को अकेला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि समाज का हमें समाज की ज़रूरत है, और हम समाज के पार्ट हैं, और समाज को की लड़ाई को में हम शामिल हैं। हमारी लड़ाई समाज की लड़ाई नहीं है, बल्कि समाज की लड़ाई हमारी लड़ाई है। जन आंदोलन कैसे बनेगा सर ईवीएम को लेकर? देखिए, ईवीएम को लेकर बड़ा मुश्किल है कि भारत के अंदर जन आंदोलन बन जाए, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ ऐसा नहीं है कि कुछ जिले तक सीमित रहे, राज्यों तक सीमित रहे। पूरे भारत की कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा तक हर व्यक्ति इस आंदोलन में जुड़ेगा, तभी ये हटेगा। और दूसरी बात ये कि मैं जिस पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखता हूँ, उस पॉलिटिकल पार्टी का विजन बिल्कुल क्लियर है कि ईवीएम से ज़्यादा अपनी सरकार बनाने पर आप जोर लगाओ, अपने लोगों को शिक्षित करने पर जोर लगाओ, उन्हें राजनीतिक शिक्षा देना उन्हें ज़रूरी है। क्योंकि आज मेरी जो पूरी 100% की लड़ाई है वो ईवीएम की नहीं है। आप ये देखिए कि हमारे जो अनुसूचित जाति के जो लोग थे, आज वो ईवीएम के मारे हैं, तो कल वो बूथ कैप्चरिंग के मारे थे। पूरे के गाँव का बूथ कैप्चरिंग कर लिया जाता था, वोट उनके जो है कैप्चर कर लिए जाते थे, दबाव में जाकर पोलिंग बूथों पे कब्जा कर लिया जाता था, नए नकली बैलेट पेपर छाप दिए जाते थे। तो अभी भी हमारे साथ ऐसे ही हो रहा है। तो हमें ईवीएम से ज़्यादा जो है अपने सामाजिक जो
मिशन मूवमेंट है और जो सामाजिक क्रांति है उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना होगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब तक ईवीएम रहेगी दलित कुर्सी तक नहीं पहुंच पाएंगे। देखिए ईवीएम बिल्कुल एक बात बताइए ना, इस समाज को इकट्ठा होने की जरूरत है। ये समाज जब इकट्ठा होगा और अपनी आवाज़ बुलंद करेगा तो ये यकीन मानिए कि इन बहरे लोगों के कानों में आवाज़ जाएगी। ये जो बात है कि ईवीएम, मैं बता रहा हूँ आपको, सैकड़ों हजारों एग्जाम्पल ऐसे हैं जहाँ शेड्यूल कास्ट के गाँवों में वोट बैंक पढ़ने ही नहीं दिया जाता था, वोट ही नहीं पड़ती थी बल्कि, और वो खुद ही डाल देते थे। तो जब कल जो बूथ कैप्चरिंग करते थे वो आज ईवीएम हैकिंग कर रहे हैं, परंतु इन बूथ कैप्चरिंग और ईवीएम हैकिंग से ज़्यादा ज़रूरी हमें राजनीतिक जागरूकता और अपनी सरकार बनाने के पे हमें ज़्यादा जोर देना चाहिए।